तो क्या किसी फिल्म को देखने से आप मर सकते हैं? क्या कोई फिल्म कर्स्ड हो सकती है? इसका जवाब आज जो मैं फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसके अंदर है। तो आपने इस तरह की बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में जरूर सुनी होंगी। वेल डोंट वरी, आज मैं इस फिल्म के सारे असली पत्ते और उन सभी फेक वीडियोस का पर्दाफाश कर दूंगा जो कि व्यूज के लिए कुछ भी दिखा देते हैं। इस फिल्म का नाम है एंट्रम, द डेडलीस्ट फिल्म एवर मेड, बट ट्रस्ट मी इट इजंट। बट हाँ, फिल्म के अंदर दुनिया भर के डिमोनिक सिंबल्स हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग हैं और ढेर सारी थ्योरीज भी आपको सुनने को मिलेंगी। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं डेविड एमिटो और माइकल लेसिनी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 4.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। और दोस्तों, मैंने हाल ही में एक सुपर हीरो हॉरर फिल्म द न्यू म्यूटेंट्स को एक्सप्लेन किया है। सो इफ समहाउ आपने वो मिस कर दिया है तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और बाकी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इस फिल्म के असली पत्ते अंत में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की स्टार्टिंग इसकी हिस्ट्री के साथ में होती है। हमें कुछ एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि ये डेडलीस्ट फिल्म एवर मेड क्यों है एंड ब्ला ब्ला। ये फिल्म एक मॉक्यूमेंट्री स्टाइल में है जहां पर हमको फिल्म के अंदर एक और फिल्म के बारे में बताया जाता है कि सिनेमा की शुरुआत से ही फिल्म मेकर्स ने हॉरर, डेविल, सेटन, रिलीजन, गोस्ट जैसे कई टॉपिक्स पर हॉरर फिल्म्स बनाई हैं। पर वो सब सिर्फ फिल्म्स एंटरटेनमेंट के लिए थी। किसी भी फिल्म ने व्यूअर्स की जान नहीं ली, पर एंट्रम ऐसी फिल्म नहीं है। इसने लोगों की जान ली है। ये सेफ नहीं है। ओके। खैर, साल 1988 बुडापेस्ट के एक थिएटर में अपने आप स्पॉन्टेनियसली आग लग गई और 56 लोग मारे गए। और आयरॉनिकली थिएटर के अंदर जो फिल्म प्ले हो रही थी वो यही फिल्म एंट्रम थी। एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जनरली थिएटर्स के अंदर आग प्रोजेक्शन रूम में या फिर थिएटर्स की लापरवाही की वजह से लगती है, पर यहाँ पर पता ये चला कि मल्टीपल फायर की शुरुआत ऑडियंस के बीच में से हुई थी। इस फिल्म को 1988 में थिएटर पर रिलीज करने से पहले कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में भी सबमिट किया गया था, पर वहां पर भी कई लोग मारे गए। जैनेट हेलबर्ग जोन्स फिल्म को देखने के 24 घंटे के बाद कॉफी पीते हुए सीजर से मारी गई थी। टॉम स्टाइलम नाम के एक एनालाइजर की मौत भी इस फिल्म को देखने के बाद इलेक्ट्रोक्यूशन से हो गई थी। मोस्ट बिजार इंसिडेंट जो था वो था जो बैरिंगर नाम के एनालाइजर का। इस फिल्म को देखने के कुछ घंटों के बाद ही यूनाइटेड स्टेट्स के एक बीच पर एक स्टोन फिश ने उस पर हमला किया और उसका पॉइजन तेजी से उसकी बॉडी में स्प्रेड हो गया। थैंकफुली गुड मेडिकल इंटरवेंशन से वो बच गया, बट यहाँ पर अजीब बात ये थी कि ऐसी वेनमस स्टोन फिश अमेरिका के शो लाइन्स पर पाई नहीं जाती। ये इंडो पैसिफिक रीजन के नेटिव्स हैं। अब इसकी पॉपुलैरिटी को कैश इन करने के लिए 1993 में सैन फ्रांसिस्को के एक लोकल थिएटर ने इसे रिलीज करने का डिसीजन लिया। लोगों को इसकी हिस्ट्री बताई गई, कुछ डेयरिंग लोग इसको देखने भी आए। फिल्म स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ऑडियंस के अंदर एंजाइटी बढ़ने लगी और सभी लोग एग्जिट डोर की ओर भागने लगे। कुछ अनएक्सप्लेन्ड रीजंस के कारण से सभी डोर लॉक्ड हो गए थे, जिसकी वजह से थिएटर में भगदड़ मच गई। कई लोगों को इंजरी भी हुई और एक प्रेग्नेंट महिला की मौत भी हुई। बट वेट अ सेकेंड, प्रेग्नेंट लेडी हॉरर फिल्म देखने क्यों आई थी? Isn't it bad for the baby? I don't know। खैर, बाद में ये पता चला कि ये कोई भूत के कारण से नहीं हुआ था, बल्कि फिल्म की ऑडियंस के ब्लड के अंदर में LSD पाया गया था, जिससे उनकी एंजाइटी बढ़ गई और भगदड़ मच गई। थिएटर में काम करने वाले रिचर्ड नाम के एक एम्प्लॉय ने कन्फेस किया कि उसने पॉपकॉर्न के बटर में LSD मिलाया था और इसके चलते उसको 3rd डिग्री मैनस्लॉटर के लिए जेल भी हुई। अब इस हादसे के बाद इस फिल्म की ओरिजिनल कॉपी कहीं खो गई। अगले 20 साल तक किसी के पास भी ये फिल्म नहीं थी और तभी से ये एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई। 2014 में एक यार्ड सेल में इस फिल्म की एक कॉपी इसके प्रोड्यूसर्स को मिली। फिल्म की इस कॉपी में ऑडियो और वीडियो में कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को बीच बीच में ऐड किया गया था, जिसका कनेक्शन फिल्म से नहीं था। ये विजुअली काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं, तो फेयर वार्निंग, ये फिल्म सभी के लिए नहीं है। यहाँ पर मरने वाला कोई भी इशू नहीं है, बट कुछ फोटोज विजुअली डिस्टर्बिंग है। सो ए लिटिल वार्निंग हियर, बट मुझे पता है तुम सब फिर भी देखोगे ही। सो लेट्स कंटिन्यू। अब फिल्म के अंदर जो फिल्म यानी कि एंट्रम है, उसकी शुरुआत होती है एक डॉग हाउस में, जहां पर एक डॉग मैक्सिन को यूथनाइज का शॉट दिया जाता है, यानी कि उसको बिना दर्द दिए हुए मार दिया जाता है।
और बैकग्राउंड के अंदर एक फोटो थी जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि सभी डॉग्स हेवन जाते हैं। अब एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक बच्चा नेथन, उसकी सिस्टर ऑर्ली और उसकी माँ होती है। नेथन को अपनी डॉग से काफी ज्यादा लगाव था, तो वो अपनी मॉम से कार में ये पूछता है कि क्या मैक्सिन हेवन गई है, जिस पर उसकी मॉम ये कहती है कि नहीं, वो एक अच्छी डॉग नहीं थी। उसके अगले ही सीन में हम कुछ इमेजेस को देखते हैं कि उनकी कार अपने आप ही चल रही है। ऑर्ली के चेहरे से खून टपकता है और हम एक डीमन के विजन को भी देखते हैं। खैर, अब अचानक से हम नेथन को एक रेडिश बैकग्राउंड में मैक्सिन के साथ में देखते हैं, इम्प्लाइंग कि मैक्सिन की जो सोल है वो हेल की फायर में बर्न हो रही है। देन वी सी कि असल में ये सब इमेजेस नेथन के सपने थे जो कि उसको परेशान कर रहे थे, यानी कि नाइटमेयर्स। रात में ऑर्ली नेथन के पास आकर ये कहती है कि हम जल्दी ही मैक्सिन से मिलेंगे। हम यहाँ पर दीवार पर एक ट्रायंगल को भी देखते हैं जिसका मतलब मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूंगा, एज इस फिल्म के अंदर ढेर सारे सिंबल्स हैं। मीनवाइल अब नेथन की परेशानी को दूर करने के लिए ऑर्ली उससे ये कहती है कि उसका एक फ्रेंड है आइक जो कि ऑकल्ट के बारे में जानता है। उसने उसे एक बुक दी है जिससे वो मैक्सिन की सोल को हेल से आजाद कर सकते हैं। मैक्सिन के हेल में जाने का भी कारण है जिसके असली पत्ते जल्दी ही खुलेंगे। अब ये दोनों पास के ही एक फॉरेस्ट में जाते हैं जहां पर लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट्स को सैक्रिफाइस के तौर पर रखा हुआ था। ये सब चीजें बुरी शक्तियों को बाहर निकलने से रोकती हैं, ऐसा ऑर्ली का कहना था। एंड फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए उनको भी अपने किसी इम्पोर्टेंट चीज का सैक्रिफाइस करना होगा। सैक्रिफाइस के चलते नेथन मैक्सिन की कलर बेल्ट को वहां पर रख देता है। उस जगह पर एक बोर्ड था जिसमें ये लिखा था कि यहाँ पर सुसाइड मत कीजिए, जीवन काफी अनमोल है, उसे बर्बाद मत कीजिए। अपेरेंटली वो फॉरेस्ट एक सुसाइड पॉइंट भी था। नेथन अब यहाँ पर सुसु करने जाता है जहाँ पर एक पेड़ की टहनी पर यह लिखा था कि जो इस फॉरेस्ट में आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। नेथन इस चीज को पढ़कर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो ऑर्ली के पास भागता हुआ जाता है। दोनों अब फॉरेस्ट में जाते हैं और ऑर्ली फॉरेस्ट में कुछ दूर जाते ही ये कहती है कि इस फॉरेस्ट में एक प्लेस है जहाँ पर फर्स्ट टाइम डेविल यानी कि लूसीफर अर्थ पर आया था जब उसे हेवन से निकाल दिया गया था। उस प्लेस को एंट्रम कहते हैं। वो हेल का डोर है जो धरती के अंदर है। उनको हेल के अंदर जाने के लिए एक गड्ढा खोदना होगा, बट तभी बैकग्राउंड में हम एक डेविल की आकार की परछाई को देखते हैं, which makes this scene really creepy. Very subtle detail, but yeah, it's there. अब दोनों ही एक प्लेस पर आकर कुछ सूखी हुई लकड़ियों को देखते हैं। ऑर्ली ये कहती है कि यही एंट्रम है। अब दोनों अपने रहने के लिए एक ट्रायंगल शेप का टेंट लगाते हैं और फिर एंट्रम यानी कि उन लकड़ियों से भरी हुई जगह पर एक पेंटाग्राम बनाते हैं जिसके हर कोने पर एक रिलीजियन का एक रिलीजियस ऑब्जेक्ट रखा जाता है। फिर बुक से प्रोटेक्शन स्पेल को वो दोनों पढ़ते हैं। ऑर्ली ये कहती है कि जैसे जैसे वो इस गड्ढे को खोदते जाएंगे वैसे वैसे आसपास का जंगल डार्क होने लगेगा। ईच लेयर के साथ में वो हेल के और अंदर जाने लगेंगे। बेसिकली यहाँ पर ऑर्ली डांटे की 9 लेयर्स ऑफ हेल की बात कर रही है जिसे उन्होंने अपने डिवाइन कॉमेडी इन्फर्नो में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद वो दोनों गड्ढा खोदने लगते हैं। कुछ ही देर खोदने के बाद में नेथन जमीन पर कान रखकर ट्रम्पेट्स की आवाज को सुनने जाता है। ट्रम्पेट्स की आवाज का मतलब है फर्स्ट लेयर। उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती, पर ऑर्ली को पास में एक स्क्विरल दिखाई देती है जिसे वो डीमन कहती है। ये स्क्विरल बहुत ही ज्यादा वियर्ड लुकिंग था। डीमन तो छोड़ो, मुझे तो इसको देखकर ही हंसी आ गई थी। खैर, अब वो नेथन को एक लकड़ी से उसे कास्ट आउट करने को कहकर उसकी ओर तेजी से भागने लगती है और नेथन भी वैसा ही करता है। दोनों ही टेंट के आसपास दौड़कर उस स्क्विरल को भगाने लगते हैं और तभी वहां पर एक पेड़ के पास में हमें एक सड़ती हुई डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसका मतलब ये था कि किसी ने वहां पर सुसाइड किया था। बट उन दोनों को 5 फीट दूर पड़ी हुई डेड बॉडी नहीं दिखी। ग्रेट। अब वो दोनों ही हेल के फर्स्ट लेयर में थे, यानी कि नेफेस्टोस, जिसका मतलब होता है बिना कानून के। कुछ ही देर के बाद में नेथन को पेड़ के पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है। बाद में ऑर्ली और नेथन खाना खाने के लिए एक क्लिफ पर बैठ जाते हैं। वहां पर नेथन को एक जापानीज आदमी दिखाई देता है जिसके पास एक व्हाइट कलर की डॉल थी। वो सुसाइड करने को रेडी था, बट नेथन ये देखते ही चिल्लाने लगता है जिससे उस आदमी की कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाती है। वो आदमी अब रोते हुए वहां से चला जाता है एंड ही सेज सॉरी टू देम। बाद में ये दोनों हेल का रास्ता खोदना जारी रखते हैं।
हैं। इस बार नेथन को एक गन मिलती है जिसे वो ऑर्ली को दे देता है। जैसे ही ऑर्ली उस गन को रखने जाती है, नेथन को 2 ब्लैक हंटर्स फिर से दिखाई देते हैं, जिस पर वो जोर से चिल्लाता है। नेथन की आवाज से ऑर्ली डर जाती है और उसके गन से एक्सीडेंटली गोली चल जाती है, बट वो किसी तरह से नेथन को शांत करके टेंट के अंदर ले जाती है। रात में नेथन बिना ब्रश किए हुए ही सो जाता है और मुंह से उसके बदबू भी आ रही थी एंड वो ब्रश करने के लिए नखरे कर रहा था। अब ऑर्ली उसे अपने टेक्स्ट बुक से सरबरस की एक स्टोरी बताकर उसे ट्रिक करती है। वो कहती है कि सरबरस 3 सर वाला एक डॉग है जो कि हेल का गेटकीपर है, जिसके सूंघने की क्षमता सबसे ज्यादा तेज है। यदि वो ब्रश नहीं करेगा तो उसकी बदबू को सूंघकर वो यहाँ पर आएगा और उन पर हमला करेगा। वो बॉडी और सोल दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है। नेथन डर के ब्रश करने जाता है और ब्रश करते वक्त वो ये देखता है कि एक नेकेड लड़की को कोई नाव में बैठाकर ले जा रहा है। अब यहाँ पर ये एक ग्रीक माइथोलॉजी के डीमन शैरन या फिर कैरन की बात हो रही है, जो कि एक मांझी है। शैरन सोल्स को लिविंग वर्ल्ड से हेल की तरफ ले जाता है और रिवर उसके रास्ते को सिंबलाइज करता है। नेथन इसे देखकर डर जाता है और चुपचाप आकर टेंट में सो जाता है। रात में उसे एक नाइटमेयर आता है जहां पर वो ऑर्ली की बुक को पढ़ता है। बुक में डीमन एक गड्ढे से बाहर आता है और 2 इंसानों का रूप ले लेता है। बाद में हमें कुछ पल के लिए डेविल दिखाया जाता है जो कि काफी देर तक हमको देखता रहता है एंड इट वॉज द क्रीपीएस्ट थिंग ऑफ दिस मूवी। अब यहाँ पर हमको सेकंड लेयर दिखाई जाती है, यानी कि मैलिफिशस, यानी कि कर्स्ड या फिर इविल। अब यहाँ पर नेथन ये कहता है कि हम सेकंड लेयर में हैं क्योंकि किसी ने उसको नोच लिया है। वो अपने हाथ को ऑर्ली को दिखाता है। ऑर्ली को ये लगता है कि उसने ये खुद किया होगा। वो लेक के वाटर को होली वाटर कहकर उसके घावों पर डालती है, मतलब कुछ भी। इसी बीच हम ब्लैक एंड व्हाइट में एक इमेज को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी और एक औरत किसी फैसिलिटी में टॉर्चर हो रहे थे। जैसा कि नैरेटर्स ने ये बताया था कि इसकी लास्ट कॉपी के अंदर किसी ने वियर्ड इमेजेस और वीडियोस डाली हैं, तो ये वही है। अब नेथन और ऑर्ली मैक्सीन से जुड़ी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट को ढूंढने जाते हैं, एज इन की वो एक साइन होगा कि मैक्सीन को आजादी मिल गई है, यानी कि उसकी सोल को। यहाँ पर क्लियरली ऑर्ली नेथन को मैनिपुलेट कर रही थी। उसके पास मैक्सीन का एक दूसरा बेल्ट था जिसे वो फॉरेस्ट में एक जगह छुपा देती है। उसका प्लान था कि नेथन के साथ उसे फिर से ढूंढना, ताकि नेथन को ये लगे कि मैक्सीन की आत्मा को शांति मिली है और उसके नाइटमेयर्स का भी अंत हो जाए। पर उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि अब उन दोनों को फॉरेस्ट में रियल में ट्रम्पेट्स की आवाज सुनाई देती है, जिस पर नेथन ये कहता है कि अब वो थर्ड लेयर में है। इस बार ऑर्ली भी डर जाती है और वो नेथन को लेकर भागने लगती है। वो एक जंक यार्ड पर आती है जहां पर 2 लोग थे जिसे नेथन ने सपने में देखा था, यानी कि ह्यूमंस की स्किन में डीमंस। वहां पर बैफोमेट का एक स्टैचू भी था जिसके नीचे आग लगी हुई थी। अब यहाँ पर बैफोमेट कोई डीमन या फिर सेटन नहीं है, बल्कि ये स्टैचू अच्छाई और बुराई का प्रतीक है कि गॉड है तो सेटन भी है, गुड है तो इविल है, नाइट डे, एज अबव सो बिलो, यानी कि हेवन एंड हेल। बाकी मैंने एज अबव सो बिलो मूवी को एक्सप्लेन किया है, आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग बैक टू द फिल्म, बैफोमेट के स्टैचू के अंदर एक आदमी था और चिल्ला रहा था। उसे ये दोनों ही जिंदा कुक कर रहे थे एज एन ऑफरिंग। अचानक से ऑर्ली की नजर पास में पड़ी हुई डॉल और लेदर ब्रीफकेस पर पड़ती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये वही जापानीज आदमी है जिसकी जान नेथन ने बचाई थी। बुरा सोचकर आया था और बुरा हुआ, इसलिए गाइस पॉजिटिव सोचो। अब ऑर्ली नेथन को लेकर वहां से भागने लगती है। उन दोनों लोगों को भी ऑर्ली के बारे में पता चल जाता है कि वहां पर कोई ना कोई है। ऑर्ली टेंट के पास आकर सामान लेकर वहां से जाने लगती है, बट तभी नेथन को मैक्सीन की सोल को फ्री करना था, जिसके चलते वो जाने से मना करता है, बट शी सेज कि वो वापस आएंगे। तभी आसमान में एक ब्लैक क्लाउड दिखाई देता है जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं, जो कि असल में मेरे हिसाब से उस बैफोमेट से आता हुआ धुआं होगा। यहाँ दोनों लेक की ओर भागने लगते हैं और भागते टाइम नेथन को फिर से कुछ ब्लैक हंटर्स फॉलो करते हैं, जिनको वो असल में डीमन समझ रहा था। अब ऑर्ली नेथन को नाव में बैठाकर ले जाने लगती है, बट सडनली नेथन रिवर में गिर जाता है और कुछ देर बाद पानी से नेथन को वो बाहर निकालती है। अब वो दोनों किनारे पर आकर सनसेट देखते हैं और ये सोचते हैं कि वो बच गए, बट तभी कुछ दूर चलने के बाद में ऑर्ली को विश्वास नहीं होता कि वो लोग घूम फिर के अपने टेंट वाले एरिया में ही आ गए थे। वहां पर अब एक चेन थी जो कि खुल
खुल चुकी थी। नेथन जोर जोर से सरबरस सरबरस चिल्लाता है, जिससे ऑर्ली उसे पकड़कर टेंट में खींच कर ले जाती है। टेंट में जाते ही नेथन डर कर ये कहता है कि उसने सरबरस को देखा है। इस बार ऑर्ली परेशान होकर उसे सारी सच्चाई बता देती है और अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। वो ये कहती है कि उसने उससे झूठ बोला था, ये सब हेल की स्टोरी नकली है। वो हमेशा उदास रहता था, तो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए उसने और उसकी माँ ने ये स्टोरी बनाई। ये टेक्स्ट बुक भी नकली है। उसका आइक नाम से कोई भी फ्रेंड नहीं है, जिससे गुस्से में आकर अब वो उस बुक को बाहर फेंक देती है। अब इन सब चीजों को सुनकर नेथन ये कहता है कि वो पहले से ही ये सब जानता है। उसने मुझे कहा था कि तुम ऐसा ही करोगी, तुम मैक्सीन की कॉलर से मुझे ट्रिक करोगी। वो आइक से मिला है जैसा कि उसने कहा था डाइनर के पीछे। अब हमें एक ब्लैक बीइंग दिखाई देता है जो कि नेथन के फोरहेड को टच करता है। ये डीमन एस्टेरोथ था जिसका जिक्र इस फिल्म के अंदर हुआ है। ऑर्ली यहाँ पर नेथन को ट्रिक करके उसे शांत करने के लिए लेकर आई थी, पर उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है। ये दोनों अब रियल में हेल के अंदर थे। अब बाहर उनको कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, यानी कि सरबरस की, जिसको सुनकर ये दोनों भागकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं एंड उनको चेन्स भी दिखाई देती हैं। अब ये दोनों ही 4th लेयर में पहुंच गए थे, यानी कि इनकार्नेटस एस्टमेटस, यानी कि डर की शक्ति। अब ऑर्ले को एक सपना आता है जिसमें हम ये देखते हैं कि उसकी फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है एंड ये एक्चुअल चीज थी जिसकी वजह से मैक्सीन को मारना पड़ा था। तभी अचानक से ही मैक्सीन नेथन पर हमला कर देती है, जिससे उसके हाथ पर कुछ चोट लग जाती है और इसी वजह से उसकी मॉम ने मैक्सीन को एक बैड डॉग कहा था। खैर अब अचानक से ही अगले दिन ऑर्ली इस नाइटमेयर कम रियलिटी को देखते ही जाग उठती है, तो वो उन दो लोगों को इनके टेंट के पास में पाती है जिन्होंने जापानीज मैन को जिंदा जला दिया था। वो इन दोनों को ढूंढने लगते हैं। नेथन अपने बचपने में उन दोनों को ही डीमन समझकर कास्ट आउट करने लगता है एक लकड़ी की मदद से, जैसे कि उसने उस स्क्विरल को किया था। वो उनको गोली मार देते हैं और किडनैप करके अपने अड्डे पर ले आते हैं। गन शॉट से भी ये दोनों मरते नहीं हैं। अगेन ओके। खैर वो लोग नेथन को बैफोमेट स्टैचू के पेट में डालकर उसे पकाने लगते हैं। जिस बीच ऑर्ली पिंजरे में कैद थी, वो लगातार लात मार मार कर पिंजरे को तोड़ देती है और नेथन को बाहर निकालकर वहां से भागने को बोलती है। फिर वो वहां पर रखी हुई गन से उन दोनों को ही गोली मार देती है, जिससे सडनली हमको फिर से ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखाई देती है, जहां पर वो औरत उस आदमी पर एक गन ताने खड़ी हुई थी और उसकी आंखें गायब हो गई थी। अब ये दोनों ही 5th लेयर में आ जाते हैं, यानी कि द एबिस, यानी कि गहराई में आ गए थे। इस बार डीमन खुद पेज को पलटता है, जो कि काफी स्पूकी था। एंड ये सेम हैंड है जो कि नेथन को दिखा था जब उस डीमन ने उसको फ्यूचर के बारे में, यानी कि ऑर्ली की ट्रिक के बारे में बताया था। अब यहाँ पर नेथन का फेस पूरी तरह से काला हो गया था। वो उस शूट आउट प्लेस से भागकर एक प्लेस पर आया था जहाँ पर उसे एक हस्की डॉग की आवाज सुनाई देती है। वो डॉग एक बियर ट्रैप पर फंस गया था। उसे लगता है कि ये मैक्सीन का साइन है। वो उसको फ्री कर देता है। अब नेथन उस बियर ट्रैप की चेन को लेकर अपने टेंट की ओर चलने लगता है और वो किसी को देखकर हंसता है और यहाँ पर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि दी एंड, जबकि फिल्म अभी भी चालू थी। अचानक से ही हम यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन फिर से देखते हैं। ऑर्ली अब वापस अपने टेंट पर आती है, लेकिन वहाँ पर नेथन नहीं था, जिससे वो डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो ब्लैक डीमंस या फिर हंटर्स उसका पीछा करने लगते हैं, जिनका क्लोजअप लुक हम पहली बार देखते हैं। और ऑर्ली पैनिक में उस गड्ढे को भरने लगती है, अपनी बुक को जला देती है और एंड में डर के अपने टेंट को बंद करके गन को उसके एंट्रेंस में तान कर बैठ जाती है। नेथन बियर ट्रैप की चेन को घसीटते हुए लेकर आता है और वो साउंड ऑर्ली को सरबरस की लगती है। अब ऑर्ली रियल में प्रे करती है और वो गन नेथन की तरफ फायर कर देती है, विच मीन्स कि उसने अपने भाई को ही मार दिया। तभी हमको ब्लैक एंड व्हाइट कपल के मरने की इमेज भी दिखाई देती है और उनके हाथ में एक एप्पल भी दिखाया जाता है और बूम, फिल्म डेविल के इशारे के साथ में यहीं पर खत्म हो जाती है। बट यहाँ पर ये भी एक रियल एंड नहीं है। फिल्म की मॉक्यूमेंट्री स्टाइल में ये बताया जाता है कि फिल्म की जो ऑडियो है वो नॉर्मल नहीं है। लेफ्ट एंड राइट ईयर्स की ऑडियो फ्रीक्वेंसी में अंतर है, 500 एंड 504। उन 4 एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसीज या फिर साइकिल्स की वजह से व्यूअर्स का माइंड यूफोरिया में चला जाता है या फिर एंजाइटी में। बेसिकली इसका म्यूजिक एक टाइप का बाइन्यूरल बीट्स है, जिसे साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि इसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ब्रेन पर इफेक्ट करती हैं। फिल्म के अंदर कई प्लेसेस पर ट्रायंगल को दिखाया गया है। ये एक टाइप का सिजिल है।
सिजिल बेसिकली एक टाइप के सिंबल्स होते हैं जिनमें माना गया है कि मैजिकल पावर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल जिसको फिल्म के अंदर दिखाया गया है, क्रिश्चियनिटी में इसे ट्रिनिटी कहते हैं, यानी कि फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, यानी कि एक साइड पर गॉड, एक साइड पर ह्यूमन और एक साइड पर डेविल, 3 पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। वहीं ऑकल्ट में इसको समनिंग सिंबल माना जाता है और कई जगहों पर ट्रायंगल को इल्यूमिनेशन का सिंबल भी माना गया है। इस फिल्म के अंदर एस्टेरोथ सिजिल को 170 टाइम्स दिखाया गया है और ये जो सिजिल यहाँ पर दिखाया गया है ये डीमन एस्टेरोथ को बिलोंग करता है। द लेसर की ऑफ सोलोमन में इसका जिक्र है जो कि एक इन्फर्नल ड्रैगन पर राइड करता है। ये बेल्ज़ेबब और ल्यूसीफर के बाद हेल का सबसे शक्तिशाली ड्यूक है, मीनिंग की वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक्स इन द हेल आफ्टर बेल्ज़ेबब एंड ल्यूसीफर। इस फिल्म के अंदर बीच बीच में हमको ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में एक लड़का और एक लड़की भी नजर आए थे। तो जब उन दोनों को अंत में मार दिया गया तो उनके हाथ में एक एप्पल था जो कि ईव और एडम को भी सिंबलाइज करता है, एज डीमन ने उनको टेम्पटेशन दिया एंड दे फेल्ड, जिससे वो मारे गए। इन चीजों के बारे में एक डीमोनोलॉजिस्ट बताता है कि 17th सेंचुरी के एक विलेज में बच्चों पर डेविल ने बहुत ज्यादा असर किया था, एज बच्चे बैड थिंग्स की तरफ काफी ज्यादा इजीली आकर्षित हो जाते हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं वो एस्टेरोथ को बुलाते हैं कि डू यू वांट टू प्ले। फिल्म के अंदर बीच बीच में एक मैसेज भी आता है 0.1 सेकंड्स के लिए जो कि है एबिसस एबिसम इनवोकाटे, जिसका मतलब यही है कि यू आर इनवाइटिंग डीमन टू प्ले। तो इन सब के चलते लोग मारे गए थे और कई लोग सर्कल्स में रिचुअल करते हुए घूम रहे थे जिन्होंने खुद की आईज को ही नोच लिया था, विच एक्सप्लेन्स कि लड़की की आंखें क्यों गायब थी। वहां पर वॉल पर इट इज कमिंग भी लिखा हुआ था, मीनिंग कि ये सब पहले भी हो चुका है, जो कि एडम ईव वाली थ्योरी को काइंड ऑफ कंफर्म करता है। नेथन के हाथों पर जो निशान थे वो मैक्सीन के काटने से हुए थे और नेथन को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो घाव किसी डीमन ने दिए हैं। बेसिकली ये पूरी फिल्म इस डायलॉग पर आधारित है, अंधी श्रद्धा में भी श्रद्धा होती है। बेसिकली यहाँ पर नेथन ने अपनी सिस्टर ऑर्ली की सारी बातों पर आंख बंद कर भरोसा कर लिया था, इसलिए उसे डीमन दिखाई देता है और हेल की लेयर्स रियल में ओपन होती हैं। श्रद्धा या बिलीफ एक मानसिक ताकत है, यह आप पर निर्भर है कि आप इसे कैसे यूज करेंगे। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, मैक्सीन नामक डॉग ने नेथन को काट लिया, जिसके चलते मैक्सीन को मारना पड़ा। उसके बाद नेथन को नाइटमेयर्स आने लगे। उन नाइटमेयर्स में था कि मैक्सीन की सोल हेल में बर्न हो रही है। फिर उसकी माँ ने ऑर्ली को ये कहा कि एक फेक कहानी के जरिए वो नेथन को सही कर सकते हैं, एक ट्रिक करके कि मैक्सीन की सोल को वो आजाद करवाएंगे हेल से। बस फिर वो इस जंगल में आए और ऑर्ली ने वो बुक तैयार करी जिसके अंदर डीमंस और हेल का जिक्र था। धीरे धीरे ये चीजें रियल होती चली गई और अंत में वो दोनों ही मारे गए। ये सब दिखने में भी डीमंस जैसे लग रहे थे बट काफी नॉर्मल टाइप्स। एंड में नेथन ने सर्बरस को भी आजाद कर दिया और उसका रूप देखा जाए तो वो खुद इन डीमन जैसा बन गया था, तभी तो वो एंड में इस तरीके से हंस रहा था। बट यहाँ पर मेरी सेकंड थ्योरी ये कहती है कि ये सब डीमंस थे ही नहीं। जंगल के अंदर ये सब जो थे वो हंटर्स थे जो कि उन पर नजर रख रहे थे। दूसरा वो चेन सर्बरस की नहीं बल्कि उस बियर ट्रैप में फंसे हुए हस्की डॉग की थी जिसको नेथन ने एंड में बचाया था। वो लोग नदी पार करके सेम जगह पर इसलिए पहुंच गए क्योंकि वो रास्ता भटक गए थे। इट वॉज इन सर्कल्स। अंत में भी ऑर्ली ने सर्बरस समझकर अपने ही भाई पर गोली चला दी, विच इंडिकेट्स कि ये सब डर था। और ये जो डीमंस की शक्ल हमको दिखाई जा रही थी वो ऑर्ली और नेथन के माइंड की स्टेट थी कि वो क्या सोच रहे हैं। एंड रही बात उन दो लोगों की जिनको डीमंस बताया गया था, तो वो बस पागल साइको लोग थे जो कि बस शौक के लिए लोगों को मार रहे थे। अदरवाइज डीमन को ऐसे गोलियों से तो मारा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर एक थर्ड और फाइनल बिजार थ्योरी आती है कि ये सब बस नेथन के माइंड में ही चल रहा था। उसके डॉग के मरने के बाद में ही वॉज इन शॉक और वो ये सब सोच रहा था कि ऐसा हो रहा है। इसके कुछ प्रूफ ये हैं कि नेथन को कार में उसकी मॉम नजर आई थी एंड देन सडनली वो गायब हो गई, अपनी बहन के सर से ब्लड, जबकि ऐसा कोई सीन हमको आगे चल के दिखाया ही नहीं जाता कि उसकी मॉम ने उनको जंगल में ड्रॉप किया हो या फिर वो कार से आए हैं। दे वर अलोन और किसी की माँ अपने बच्चों को सुसाइड फॉरेस्ट में अकेले क्यों छोड़ेगी। एंड उनको वहां पर पेड़ के पास सड़ रही डेड बॉडी कैसे नहीं दिखी। देन आता है गन शॉट वाला सीन। उन दोनों को ही क्लोज रेंज से गोली मारी गई थी। एटलीस्ट उनकी बॉडी पर कोई घाव या फिर कोई ना कोई दर्द का एहसास तो दिखना था। बट ऑर्ली और नेथन तो केज पर ऐसे लात मार रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सब जो था वो एक ड्रीम था, ना कि रियलिटी। नेथन अपने डॉग की मौत से सदमे से जूझ रहा था।
अब यहाँ पर फिल्म को देखने वाले मारे जाते हैं, ये बात बिल्कुल मिथ है जिसे लोगों ने सच मान लिया। और बहुत सारे लोगों ने तो व्यूज के लिए ये भी नहीं बताया कि ये सब चीज फेक है और ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक था। इस फिल्म को अमेज़न पर डॉक्यूमेंट्री के तौर पर इसको हिस्ट्री बताकर रिलीज किया गया था, जो कि एक प्योर मार्केटिंग स्टंट है। यदि इस फिल्म को ऐसे ही रिलीज करते तो कोई उसे नहीं देखता। एंट्रम के आगे द डेडलीस्ट फिल्म लिखकर कुछ मसाला लगाने की कोशिश करी गई है, जिसमें वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहे हैं। रेटिंग्स यहाँ पर इसकी बेशक लो हैं, बट डेडलीस्ट फिल्म बोल बोल कर इसको बढ़िया जला दिया गया। इनफैक्ट यहाँ पर YouTube पे हमारे बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को करा है। और अगर ये चीज रियल होती और इससे लोग मरते तो अमेज़न पर कभी भी ये रिलीज नहीं की जाती। इनफैक्ट विकिपीडिया पर साफ साफ डायरेक्टर्स की बातें लिखी हुई हैं कि इस फिल्म का आइडिया उनको लेसर की ऑफ सोलोमन से आया था। बहुत सारी पुरानी किताबें, फिल्में देखकर उन्होंने इस फिल्म को बनाया। फिल्म का सेटअप और बनना जो है वो 1979 का है ऐसा लिखा गया है, जबकि ऐसा है नहीं। ये फिल्म 2018 में ही शूट की गई थी। सो मेरे हिसाब से मार्केटिंग गिमिक के लिए फुल मार्क्स, बट डेडलीस्ट फिल्म एवर, दैट्स एग्जैजरेशन। फिल्म के डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर माइकल लेसिनी ने भी ये कहा कि उनके साथ काफी सारे हादसे हुए, जो कि प्योर झूठ है। इनफैक्ट यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने व्यूअर्स को एक लंबा चौड़ा वार्निंग मैसेज भी दिया है। बेसिकली वो सभी को अपने रिस्क पर इस फिल्म को देखने के लिए कह रहे हैं, जो कि अगेन एक बुलशिट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस फिल्म को डरावना बनाने की एक टेक्निक है। मेरे हिसाब से ये फिल्म बिल्कुल एवरेज है। बस यहाँ पर ढेर सारे सिंबल्स और साइंस हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग हैं। तो दोस्तों ये थी फिल्म एंट्रम की सच्चाई और एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आई ओपनिंग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे